हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे विलयन विषय के विलय टॉपिक पर। यदि आपको पिछला वीडियो मेरा देखना हो तो नीचे लिंक लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलता रहे टाइम पर। विलयता, जिसे इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, विलयता को आप घुलनशीलता भी कह सकते हैं। ठीक है, विलयता को समझने के लिए पहले एक उदाहरण लेते हैं ताकि इसको आप समझ पाओ। तो उसके लिए हम किसी बर्तन में 1 लीटर जल ले लिए। अब इस 1 लीटर जल में यदि 10 ग्राम चीनी घोलें, 10 ग्राम चीनी इसमें घोलें, तो आप देखेंगे कि 10 ग्राम चीनी जो है बहुत ही आसानी से 1 लीटर जल में घुल जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे चीनी की मात्रा इसमें बढ़ाते जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसके घुलने की दर धीमे होती जाएगी। अगर हम लगातार इसकी मात्रा बढ़ाते रहें तो एक ऐसा समय भी आएगा कि उसके बाद चीनी घुलने के बजाय नीचे आकर बैठने लगेगा। ठीक है, तो चीनी की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर जल में विलय होगा, उस मात्रा को ही विलयता कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विलयता क्या हुआ, किसी निश्चित ताप व दाब पर। तो इस प्रकार विलयता क्या हुआ, किसी निश्चित ताप व दाब पर एक निश्चित विलायक की मात्रा में घुले विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। ठीक है, तथा प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम संतृप्त विलयन तैयार करें तो उस विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा ही विलयता है। विलयता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है विलयता को प्रभावित करने वाले कारक पर। लेकिन इसमें आपको करना क्या होगा कि दो केसेस बनेंगे। एक कि यदि विलेय पदार्थ ठोस हो, दूसरा विलेय पदार्थ गैस हो। तो पहले देखते हैं ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस का द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें पहला कारक है विलेय और विलायक पदार्थ की। यदि विलेय और विलायक पदार्थ की प्रकृति समान हो तो उस स्थिति में विलयता अधिक होती है। यदि दोनों की प्रकृति असमान हो, विपरीत हो, तो विलयता की मात्रा कम होती है। विलेय और विलायक की प्रकृति समान होने का मतलब ये है कि यदि ठोस विलायक ध्रुवीय नेचर का हो और विलायक द्रव भी ध्रुवीय नेचर का हो तो ध्रुवीय ठोस पदार्थ को ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घोलने पर उसकी विलयता अधिकतम होती है। यदि किसी अध्रुवीय ठोस पदार्थ को ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घोलें तो वहाँ पर विलयता कम होती है। विलयता पर ताप का प्रभाव लासितिलिये के नियम से समझा जा सकता है। लासितिलिये का नियम यह कहता है कि यदि तापमान कम किया जाए, किसी अभिक्रिया का ताप कम किया जाए तो लासितिलिये का नियम यह कहता है कि यदि कोई भी सिस्टम साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, और वहाँ पर ताप टेम्परेचर को कम करें तो साम्य ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की ओर बढ़ती है, और यदि ताप को बढ़ाया जाए तो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो हम ये देखें कि विलेय को विलायक में मिलाने पर यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या क्षेपी है तो विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी ठोस विलायक को द्रव विलायक में घोलने से विलयन तैयार हो और विलयन तैयार होने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विलयन का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है ना, इसका मतलब यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
ठीक है। तो लासितिलिये का नियम कहता है कि इस प्रकार के विलेय पदार्थ की विलेयता तापमान को कम करने से बढ़ेगी। ठीक है, ये केस 1 हो गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा ठोस विलेय पदार्थ है जिसे द्रव विलायक में घोलने के लिए उसे गर्म करना पड़ रहा है, उष्मा की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, उष्मा दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तब जाकर विलयन तैयार हो रहा है। तो यह विलयन का तैयार होना कैसा अभिक्रिया हो गया? उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो लासितिलिये का नियम कहता है कि इस प्रकार के ठोस पदार्थ की विलेयता तापमान को बढ़ाने पर बढ़ेगी। समझ में आया बात ना? कि यहाँ पे दो स्थितियां बन रही है। एक स्थिति कह रहा है कि यदि ठोस विलेय को द्रव विलायक में मिलाने पर विलयन तैयार होने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऐसे विलयन में विलेय पदार्थ की विलेयता ताप को कम करने से बढ़ती है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोलने के लिए उसे गर्म करना पड़ रहा है, मतलब ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, उसको ऊष्मा दे रहे हैं, तब जाके विलयन तैयार हो रहा है। तो ऐसे विलयन में विलेय पदार्थ की विलेयता तापमान को बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया विलेयता पर तापमान का प्रभाव। तो तीसरा प्रभाव है दाब का प्रभाव। देखिए, दाब का प्रभाव उन्हीं पदार्थों पर पड़ता है जो आसानी से दबते हैं, मतलब संपीड़ित होते हैं। ठीक है, कंप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो? ठोस का द्रव में विलेयता पर प्रभाव। और आप जानते हो कि ठोस पदार्थ बिल्कुल ही संपीड़ित नहीं होता है, असंपीडित होता है ना। और द्रव बहुत बहुत कम संपीड़ित होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ठोस और द्रव पदार्थ दोनों ही संपीड़ित होने वाले पदार्थ नहीं है, कंप्रेस होने वाले पदार्थ नहीं है, है ना। इसलिए अगर हम किसी ठोस को द्रव में विलय कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो वहाँ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकेंड केस होगा गैस का द्रव में विलेयता। यहाँ देखना है कि गैस पदार्थ को यदि द्रव पदार्थ में घोला जा रहा है तो गैस की विलेयता कब अधिक और कम होगी। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, बिल्कुल ठोस का द्रव में विलेयता की तरह ही है। आपने जो पीछे ठोस का द्रव में विलेयता, पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति, मतलब गैस और द्रव पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, यदि जिस गैस को घोला जा रहा है और जिस द्रव में घोलना है, दोनों की प्रकृति समान है, मतलब दोनों ध्रुवीय हैं या दोनों अध्रुवीय हैं, तो वहाँ पर गैस की विलेयता अधिक होगी। ठीक है, यदि जिस गैस को घोलना है और जिस द्रव में घोलना है उनकी प्रकृति विपरीत है, असमान है, मतलब कोई एक ध्रुवीय है दूसरा अध्रुवीय है, तब वहाँ पर गैस की विलेयता कम होगी। जैसे HCl, NH3, CO2, SO2 ये सभी ध्रुवीय गैसें हैं। तो यदि इनको जल जो कि ध्रुवीय विलायक है, यदि इसमें घोला जाए तो इनकी अधिकतम मात्रा उसमें घुलेगी। O2, N2, Cl2, Br2 ये सभी अध्रुवीय गैसें हैं। तो यदि इनको जल में घोला जाए तो इनकी कम से कम मात्रा घुलेगी, मतलब इनकी जल में विलेयता कम होगी। सेकेंड है ताप का प्रभाव। देखिए, जब हम गैस पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तो गैस का द्रव में घुलना हमेशा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसलिए लासितिलिये के नियम के अनुसार किसी भी गैस को द्रव में घोला जाएगा तो ताप बढ़ाने से उसकी विलेयता घटेगी। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, क्लोज्ड कंटेनर है, बंद बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर गैस है। ठीक है, तो गैस के अणु, गैस पदार्थ के अणु, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? जल में आकर घुल रहे हैं, विलय हो रहे हैं। लेकिन जब हम इसका तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा कि द्रव के ऊपर जो गैस है, उन गैस मॉलिक्यूल्स की, उन गैस अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ने से वो नीचे जाने के बजाय और ऊपर उठने लगेंगे, और जब ऊपर उठेंगे तो घुलने के बजाय कि उनकी घुलनशीलता क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो ना कि ताप बढ़ाने से गैस की जल में विलेयता घटती है। थर्ड है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, प्रेशर बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से गैस पदार्थ की द्रव में विलेयता बढ़ती है। यहाँ से समझते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से इधर प्रेशर, दाब अगर बढ़ाते हैं,
बाहर से दाब बढ़ाया जाए मतलब कि ऊपर जो गैस है उसको अगर हम दबाएं, कंप्रेस करें, संपीड़ित करें, तो कंप्रेस करने से क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं और दबेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स के दबने से उनका प्रेशर बढ़ेगा, उनका दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में द्रव के अंदर इंटर करेंगे। और ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स का द्रव में इंटर करने का क्या मतलब हुआ कि उनकी विलेयता बढ़ गई, मतलब ज़्यादा गैस द्रव में विलय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो ना कि दाब बढ़ाने से गैस का जल में विलेयता बढ़ती है। तो अभी आपने देखा कि गैस पदार्थ की द्रव में विलेयता दाब को बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, और यदि यह समझना है कि किस दाब पर कितना विलेयता होगा, तो उसके लिए हेनरी का नियम यूज़ करते हैं। हेनरी के नियम से यह कैलकुलेशन किया जा सकता है कि किसी गैस के किसी गिवन दाब पर विलय की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, हेनरी का नियम यह है कि स्थिर ताप पर और साम्य की स्थिति में, स्थिर ताप और साम्य की स्थिति में विलायक के इकाई आयतन में, मतलब द्रव के इकाई आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती P। m द्रव के यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में घुले गैस की मात्रा है और P गैस का दाब है। ठीक है, मतलब m विलेयता को बता रहा है मात्रा के टर्म्स में, और P गैस का प्रेशर है। तो इसे समझ में आ रहा है ना कि P बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल को अगर बराबर कर दें तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, m इक्वल टू Kp, जहाँ K एक नियतांक है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैस की विलेयता को हम मोल प्रभाज के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज के टर्म्स में यदि एक्सप्लेन करना है तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप और साम्य की अवस्था में किसी द्रव में विलेय गैस की मोल प्रभाज, मतलब उसकी विलेयता, उस द्रव के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात x समानुपाती p। ठीक है, समानुपाती को बराबर किए तो x बराबर Kp, K एक स्थिरांक हो गया। आपने क्या किया, यहाँ से p निकाल लिया, तो p इक्वल टू 1/k इंटू एक्स। 1/k को ही क्या लिखते हैं, kh। तो इस तरह से p इज इक्वल टू kh इंटू एक्स, जहाँ kh क्या है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी नियतांक है। ठीक है, इस फार्मूले में हम हेनरी स्थिरांक और गैस का मोल प्रभाज x दोनों का मान रखकर गैस का पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं, या P और KH रखकर गैस की विलेयता x को ज्ञात की जा सकती है।